वैसे तो आपने कई घरों में देखा होगा कि सास की आनाकानी की वजह से घर में हमेशा ही युद्ध छिड़ी होती है। पर शर्मा परिवार इस मामले में काफ़ी लकी निकला, क्योंकि उनके घर में सास है ही नहीं। राजेश और रवि दोनों भाई हैं। राजेश की शादी के बाद ही उनकी माँ चल बसी। राजेश की पत्नी सपना ने ही पूरा घर संभाला और अब वो अपने छोटे देवर रवि की शादी करवा के छोटी बहू घर ले आई। अरे बधाई हो सपना, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी देवरानी जो आ गई है। हाँ आंटी, मैं तो कब से चाह रही थी कि हम भी घर में 2 औरतें हों। माँ जी के जाने के बाद मैं तो जैसे अकेली ही हो गई थी। अब तो खुश हो जाओ, अब तो छोटी बहू भी आ गई। अब दोनों देवरानी जिठानी मिलकर घर संभालना। छोटी बहू तो बहुत किस्मत वाली है, सपना बहुत अच्छी है, तुझे बहन की तरह रखेगी बिल्कुल। जी आंटी। अरे सपना, शादी की वजह से इतने दिन तूने ट्यूशन क्लासेस की छुट्टी रखी थी, अब फिर से कब से शुरू कर रही है? बस आंटी 2 दिन और। पिंकी अभी अभी घर आई है ना, उसकी थकान उतर जाए फिर ट्यूशन क्लासेस भी फिर से शुरू हो जाएंगे। हाँ, अब तो तुझे काम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अब छोटी बहू जो आ गई है। हाँ, अब तो तू ज़्यादा बच्चे भी पढ़ा सकती है ना? हाँ ये बात तो है, अब घर में पिंकी आ गई है तो मैं बेफिक्र हो गई हूँ। अच्छा, खुद ट्यूशन पढ़ाएंगी और मुझसे घर का सारा काम करवाना चाहती हैं। मैं सब समझती हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसे चलता है आपका ट्यूशन। अरे क्या सोच रही है पिंकी बहू? नहीं कुछ भी तो नहीं। चलो तुम भी आराम कर लो पिंकी, थक गई होगी बहुत। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। जी ठीक है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना, ठीक है? ठीक है भाभी। अब जाओ, रवि कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कमरे में। अरे इतनी देर कहाँ लग गई? वो पड़ोस की कुछ औरतें बैठी थी ना, तो बस वहीं देर लग गई। काफ़ी तारीफ़ कर रही थी तुम्हारी भाभी की सब। हाँ, भाभी है ही वैसी, सबका ख्याल रखती हैं। आस पड़ोस वाले भी सब उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, और जो बच्चे उनके पास आते हैं ना पढ़ने के लिए, वो तो उनके फ़ैन ही है समझ लो, और किसी के पास जाते नहीं कभी। अच्छा, इतना अच्छा पढ़ाती हैं क्या? अरे उनका पढ़ाने का तरीका ही इतना मज़ेदार है कि बच्चे खुश हो जाते हैं। उनके पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं पढ़ने। इसीलिए तो मुझसे काम करवाना चाहती है और खुद आराम से पैसे कमाना चाहती है। पर मैं अभी रवि से कुछ कहूँगी तो वो मानेगा नहीं, इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अरे किस सोच पे पड़ गई तुम? नहीं कुछ भी तो नहीं। मैं ये सोच रही थी कि कितनी अच्छी है तुम्हारी भाभी, सबका ख्याल भी रखती है और पैसे भी कमा लेती है। वेरी नाइस। पिंकी सारी बातों को बहुत गलत नज़रिए से देख रही थी, इसलिए उसके मन में अपनी जिठानी को लेकर कड़वाहट थी। अरे पिंकी तुम आ गई, ये लो नाश्ता बना दिया है मैंने, आ जाओ दोनों साथ में बैठते हैं। जी भाभी। कल रात को नींद तो अच्छे से आई ना तुम्हें? मच्छर तो नहीं थे कमरे में? नहीं, मैं सही तरीके से सोई हूँ। वैसे आपके पास कितने बजे आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? अभी तो सब स्कूल गए होंगे। स्कूल से आते ही दोपहर को कुछ बच्चे आते हैं और फिर शाम को आते हैं। अच्छा, मतलब काफ़ी सारे बच्चे आते हैं आपके पास? हाँ, बस भगवान की कृपा है। पहले मैंने एक बच्ची को पढ़ाने से शुरुआत की थी, अब देखो कितने सारे बच्चे हैं मेरे पास। जी। मैंने बाकी सब काम तो कर लिया है, तुम बस दोपहर की रसोई देख लेना। दोपहर को बच्चे आएंगे ना पढ़ने के लिए, इसलिए। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। पिंकी के इरादे कुछ और ही थे। उसने सपना के ट्यूशन को बंद करवाने की सोच रखी थी, इसलिए जब दोपहर को बच्चों के माता पिता उन्हें सपना के पास छोड़ के जा रहे थे, तब पिंकी ने उन्हें बाहर रोक लिया। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी नमस्ते, आप सपना मैडम की देवरानी है ना? जी, मैं उनकी देवरानी हूँ। आपका बेटा पिंकू यहीं पढ़ता है ना? हाँ, पिंकू पिछले 2 सालों से यहीं पढ़ता है। बेचारा। बेचारा क्यों? पिछले 2 सालों से कितनी मार खाता आया होगा वो भाभी की, नहीं? क्यों, सपना मैडम बच्चों को मारती है क्या? हमने तो कभी नहीं देखा। अब वो तो मुझे पता नहीं, मेरी तो अभी अभी शादी हुई है ना इस घर में। पर मेरी जिठानी तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है। आज सुबह मुझसे रसोई में गलती हो गई तो मुझ पे चिल्ला रही थी, तो पता नहीं बच्चों का तो क्या हाल करती होंगी।
क्या सच में इतनी गुस्से वाली है? पर पिंकू ने कभी कुछ कहा नहीं। अब बच्चे हैं ना, मैम से डरते होंगे तो कुछ भी कह नहीं पाते होंगे। खैर छोड़िए, आप ना भाभी को ये बात मत कहिएगा, वरना वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। पिंकी ने अब बच्चों के माता पिता को भड़काना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एक दो स्टूडेंट सपना के ट्यूशन से निकल गए। सपना को ये बात अजीब लगी कि अचानक उसके स्टूडेंट उसके पास से निकल क्यों रहे थे। अरे क्यों इतना सोच रही हो सपना? होगी कोई बात, जाने दो। वो तो ठीक है, पर पिंकू की मम्मी ने कोई कारण भी नहीं बताया, बस कह दिया आपके पास पढ़ने नहीं भेजना है। आज के पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी तो मुझे सही नहीं लग रहा है। ऐसी क्या बात होगी जिससे 2-3 बच्चे अचानक ही मेरे ट्यूशन से निकल गए। जाने दो, चलो खाना खाओ तुम। हाँ भाभी, जाने दीजिए ना, अभी और भी तो बच्चे हैं ना आपके पास, इतना मत सोचिए। पिंकी ने ऐसी चाल चली थी कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। पर पिंकी यहीं नहीं रुकी। जब उसने देखा कि बच्चों के माता पिता पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा, तो उसने बच्चों को ही डराना शुरू कर दिया। पिंकी, ज़रा चिंटू और गुड्डी को देखना, मैं अभी आती हूँ उनके पेपर्स लेकर। जी भाभी, आप आराम से जाइए। तुम्हें पता है चिंटू और गुड्डी, इस घर में भूत रहता है। क्या सच में? हाँ, ये भूत इस घर में जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें खा जाता है। नहीं नहीं नहीं, सपना मैम कहती है भूत वूत कुछ नहीं होता, ये बस हमारा वहम है। वो तो इसलिए कहती है कि तुम भूत को देख ना पाओ और इस घर में आते रहो उनके पास पढ़ने। मुझे तो डर लग रहा है चिंटू, मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। हाँ, मैं भी आज मम्मी से कहूँगी कि हमें इस घर में नहीं पढ़ना। इसी में तुम्हारी भलाई है बच्चों। पिंकी ने चिंटू और गुड्डी को इतना डरा दिया कि वो दूसरे दिन से ट्यूशन ही नहीं आए। यहाँ सपना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब तो खूब मज़ा आएगा, जाकर देखती हूँ भाभी का क्या हाल है। इस बार तो कई सारे बच्चों को डरा दिया है मैंने। इतनी ट्यूशन फीस भी नहीं मिली होगी, कहीं कमरे में बैठकर रो रही होंगी, मुझसे घर का काम करवाएंगी और खुद पैसे कमाएंगी। अब देखती हूँ कैसे कोने में बैठकर रो रही है। अरे ये रवि यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो भाभी को सांत्वना देने देवर पहले ही यहाँ पहुँच गया। देखो तो सही क्या बात कर रहे दोनों। सॉरी रवि, इस बार ज़्यादा पैसे जमा नहीं हो पाए। पता नहीं क्या हो गया है स्टूडेंट्स को। अरे भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आपने तो कितनी मदद की है मेरी। जब से मेरा बिज़नेस शुरू हुआ है, आप ही ने तो मेरी मदद की है। आपकी वजह से आज मैं अच्छा सा बिज़नेस चला पा रहा हूँ। तू मेरे छोटे भाई जैसा है, मैं तेरी मदद नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? आपने मेरी तरफ से पिंकी के लिए साड़ियाँ ली, गहने लिए और उसे बताया भी नहीं। अरे हम सब एक परिवार हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला? देख, तू पिंकी से मत कहना कि मैं तुझे पैसे देती हूँ, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये सारी बातें सुनकर पिंकी की आंखें जैसे झरने की तरह बरस रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? जलन में अपने ही घर को बर्बाद कर रही थी। भाभी आज तक मेरे और रवि के लिए इतना सब कर रही थी और मैंने उन्हें ही खो दिया। पर अब सब कुछ मैं ही ठीक करूँगी। पिंकी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो मोहल्ले के हर घर में गई और स्टूडेंट्स के माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। फिर से सारे स्टूडेंट्स सपना के पास वापस आ गए थे। इतना ही नहीं, पिंकी ने सपना के ट्यूशन्स के पर्चे भी गली गली में बांटे, जिससे अब और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ आने लगे थे। थैंक यू पिंकी, तुम्हारी वजह से मेरे ट्यूशन्स आज इतने बढ़ गए। आज के बाद ना हम दोनों मिलके बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे सिर्फ बच्चों को पढ़ाना, पतियों को नहीं, समझी दोनों। आप तो पहले ही भाभी की भाषा बोलते हैं भैया, आप तो रहने ही दीजिए। रुक जा, तुझे तो अभी बताता हूँ, रुक जा। अब कहीं से पू की आवाज आए तो मामला अजीब सा हो जाता है। अरे ये कहाँ से आवाज आती है, पता ही नहीं चलता। फिर बदबू अलग। बहू देख तो जरा, गैस तो लीक नहीं हो रही ना किचन की? बहू वो क्या देखे, वो तो जानती ही है कि आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ माँ जी, देख कर आती हूँ। वो जा ही रही होती है कि एक बार फिर छोटा सा धमाका। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, समझ में ही नहीं आता कि
बाथरूम का दरवाजा खुला रह गया है कि बाहर नाली से बदबू आ रही है, पता नहीं। सास परेशान कि क्या हो गया है पूरे घर में। वही बहू अपनी छोटी छोटी बात से परेशान। न जाने किस बीमारी ने घेर लिया है, कितनी शर्म आती है, कहीं भी निकलती हो कि इनसे बात करती हूँ शाम को। शाम को पति घर आता है तो न जाने क्या हो रहा है घर में, सारा दिन बदबू फैली रहती है। कल तो रजाई के अंदर मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था, सोच रहा हूँ घर छोड़ दूं। बहू समझ जाती है कि अगर इनको पता चल गया कि इस पू का कारण मैं ही हूँ तो घर तो नहीं पर मुझे जरूर छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। अरे क्या हो गया है, पागल हो गई हो क्या? क्या मत छोड़ो, तुमने छोड़ा है क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। तभी सास भी आ जाती है। अरे बेटा, बहू पागल हो गई है इस बदबू के कारण। बेचारी करे भी तो क्या, इसके पापा का तो इत्र का कारोबार है, कहाँ इसे गुलाबों की महक में रहने की आदत, और यहाँ बदबू ही बदबू। थोड़ी देर में फिर आवाज आती है। खैर, दिन बीतते हैं। सास और पति कहाँ से आ रही आवाज और बदबू से परेशान, तो बहू परेशान की बीमारी खत्म कैसे करे, क्योंकि इसे खत्म करने के लिए किसी न किसी से तो बात करनी होगी, और बात नहीं होगी तो बीमारी कैसे जाएगी। सो फिर एक दिन, माँ जी मन नहीं लग रहा, आप बोले तो मायके चले जाऊं थोड़े दिन के लिए। हाँ चली जा बहू, आते वक्त अपने पिता से कोई अच्छा सा इत्र ले आना, मैं भी घर में छिड़क दूंगी। जा कुछ दिन आराम करके आ। सास की बात खत्म नहीं हुई थी कि फिर आवाज आती है। सास उल्टी करने बाथरूम में चली जाती है और बहू सामान उठाकर मायके। अगले दिन सास घर में अगरबत्ती लगाकर बेटे से कहती है, शुक्र है बदबू खत्म हुई, बहू को बुला ले वापस, कहना आ जाए, अब घर में कहीं से बदबू नहीं आ रही। अरे रहने देना माँ कुछ दिन, क्या बोलूं, जब से गई है रजाई में जो घुटन होती थी ना वो भी नहीं होती। मैं तो सोच रहा हूँ कि वो भी आराम करे और मैं भी। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, बीवी है तेरी, बुला ले। मायके में शादी के बाद बेटियां खुश नहीं रहती, अरे ससुराल ससुराल होता है। उधर बहू अपनी माँ से सारी बात कह देती है। अच्छा ये बीमारी हो कैसे गई? ज्यादा वक्त भूखी तो नहीं रहती ना, क्योंकि उसी से गैस बनती है बेटा। हाँ माँ, वो क्या है ना, ससुराल में यहाँ की तरह सारा दिन चरने को नहीं मिलता। सास खा ले फिर मैं खाना खाती हूँ। अब कभी कभी तो सास सोकर देर शाम को उठती है, तब तक मुझे भी बैठना पड़ जाता है। तो कर रही है। अब तू वहाँ नहीं है तो वो लोग समझ नहीं जाएंगे कि घर में आने वाली बदबू कम कैसे हो गई। माँ तभी तो मैं यहाँ आई हूँ, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना, वहीं जाकर कुछ हो पाएगा। खैर, माँ बेटी का घर बसाना चाहती थी तो चली जाती है डॉक्टर के पास। कितने गंदे बदबू है। नाक पर इत्र का रुमाल रखी बहू की माँ कहती है, अरे डॉक्टर साहब, ये बदबू नहीं बीमारी है मेरी बेटी को, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। ये लीजिए इत्र, और सूंघते सूंघते मेरी बेटी का इलाज कर दीजिए। देखिए, बीमारी दूर से खड़े होकर ही बता दीजिए, मैं पास नहीं बुला सकता। बहू बेचारी दूर खड़ी होकर सारी बात डॉक्टर को बताती है। कब से है ये बीमारी? यही कुछ महीने भर से। डॉक्टर बहू को एक गोली लिख कर देता है और कहता है, इसे सुबह खाली पेट खा लेना, बिना नागा किए, सारा दिन ठीक रहोगी। चलो फीस दो और जल्दी निकलो। बहू खुश दवा लेकर वो सुबह खाली पेट दवा खाती है और फिर सारा दिन ठीक। माँ मैं तो चली अपने ससुराल, मेरी तबीयत ठीक हो गई। हाँ हाँ बेटा जा, वही तेरा असली घर है, वहीं जा। बेटी ससुराल जा ही रही होती है कि अच्छा बेटी सुन, वैसे तो दवा तेरे पास स्टॉक में हमेशा रहती है, लेकिन कभी दवा खत्म हो जाए तो ये इत्र ले जा, छिड़कती रहना सारे घर में, किसी को शक भी नहीं होगा। बहू घर आ जाती है, जहाँ कुछ दिन तो मामला ठीक चलता है, लेकिन फिर एक दिन, आज तो आखिरी दवा बची है, मैं इनको दे देती हूँ, शाम को ऑफिस से आते वक्त दवाई ले आएंगे। ए जी, ये दवाई लानी है, प्लीज ले आना। हाँ ले आऊंगा,
लेकिन ये है किस चीज की दवाई? तुम्हें क्या करना है, ले आना ना बस। पति ऑफिस चला जाता है, लेकिन जब वो शाम को घर आता है तो खाली हाथ। क्या बात है, दवाई नहीं लाए? अरे कई जगह दिखाया, लेकिन ये दवा अब आनी ही बंद हो गई है मार्केट में। हाय रे, कैसे होगा अब? क्या कैसे होगा बहू, सब ठीक तो है ना? अब तो घर से बदबू आनी भी बंद हो गई है। अभी सास ने बात खत्म की ही थी कि बहू का छोटा सा पू निकल जाता है और पूरे घर में फिर से बदबू का वास हो जाता है। छी छी छी, माँ एक बार फिर वही बदबू। हे भगवान, अब तो लगता है घर छोड़ना ही पड़ेगा। माँ भी बेटे की बात पर सहमत हो जाती है। बहू भी भागकर कमरे में जाती है और पल्लू में इत्र दबा लेती है। अब क्या, जब भी पू आए बहू इत्र डाल दे। वाह बहू वाह, मजा आ गया। अब तो घर महका जा रहा है। क्या किया है तूने? मैंने तो कुछ नहीं किया माँ जी। अब रात में भी बहू कमरे में इत्र डालकर सोती। फिर एक दिन ना दवा रहती है ना इत्र। छी छी छी, फिर घर में बदबू। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बहू रोने लगती है और सारी बात पति को बता देती है। अच्छा, तो वो दवा इसकी थी। अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कितने परेशान हो गए कि घर बेचने को लगा रखा है। मैं डर गई थी, तुम घर छोड़ने की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने बता दिया, ये सोच कर कि कहीं तुम मुझे ही ना छोड़ दो। अरे कैसी बात कर रही हो? कल को मुझे कोई बीमारी होगी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? नहीं ना? बीवी रोने लगती है। पति अगले दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका परमानेंट इलाज करवा देता है। अब ना घर से बदबू आती है और ना ही आशा जी के बेटे की बहू लाजवंती की गर्दन बहुत लंबी थी। आशा जी कहती थी कि उन्होंने जानबूझकर लंबी गर्दन वाली लड़की से अपने बेटे की शादी की है। एक दिन आशा जी अपनी पड़ोसन सुरेखा से बात कर रही थी। क्या बात है सुरेखा बहन, बहुत दिनों बाद दिखी। घर में सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, घर में तो सब ठीक ही है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे बस ऐसे ही। मैंने सुना था कि आपकी बहू ने आपके साथ बहुत झगड़ा किया। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको किसने बताया? अरे मुझे कौन बताएगा, मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करती रहती है। अब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सुन लिया। मोहल्ले की औरतों का क्या है, कुछ भी बातें बनाती रहती हैं। अच्छा, क्या तुम्हें पता है हमारे पास वाले घर में जो शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बात है आशा बहन, तुम्हें तो सब पता रहता है। भाई इतनी सारी खबरें कहाँ से मिल जाती है? अरे सुरेखा बहन, मोहल्ले में रहते हैं तो आस पड़ोस के लोगों का पता तो रखना ही चाहिए ना। लोगों का हाल चाल पता रखने में और उनके घर की खबरें जानने में बहुत फर्क होता है। हैं? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो बस यही कह रही थी कि किसी के घर में झगड़ा हो या किसी की बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा हो, हमें क्या, हमें अपने घर से मतलब होना चाहिए। इतना कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है। आशा जी जल्दी जल्दी अपनी बहू को आवाज देने लगती है। लाजवंती, ओ लाजवंती, कहाँ हो बहू? हाँ मम्मी जी, बताइए क्या हुआ? किसके घर में झांक कर देखना है? मेरी गर्दन इतनी लंबी है कि आजू बाजू के सारे घरों की खिड़कियों में झांक कर देख सकती हूँ। वही तो, तुम्हारी इस लंबी गर्दन की वजह से मुझे बहुत मजा आता है। जरा बाजू वाले शर्मा के घर में देखकर तो बताओ कि उनकी बेटी किससे बातें कर रही है। बस 2 मिनट मम्मी जी, रुकिए, अभी देखकर बताती हूँ। लाजवंती ने शर्मा जी के घर में झांक कर देखा और देखने के बाद वापस आई। मम्मी जी, पता है शर्मा जी की बेटी लड़के के साथ भागने की तैयारी में है। मैंने उसे देखा था, किसी लड़के से छुप छुप कर बातें कर रही थी और कह रही थी बस एक दिन का इंतजार और। अरे वाह बहू, क्या गर्मा गर्म खबर लाई हो। अरे अब तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ वो बात तो सही है मम्मी जी। आपको और किसी के घर की भी खबर लानी हो तो बता दीजिए मुझे।
सुरेखा के घर में झांक कर देख क्या हो रहा है। अभी मुझे बाहर मिली थी और मुझे सीख दे रही थी कि हमें दूसरों के घर में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वो क्या है ना मम्मी जी, इतनी लंबी गर्दन वाली बहू सबके पास होती नहीं ना। इसीलिए आसपास के लोगों को आपसे जलन होती होगी। हाँ हाँ बहू, जाना जल्दी से देख कर तो आ क्या चल रहा है सुरेखा के घर में। लाजवंती जल्दी से जाकर सुरेखा के घर में जाकर दिखाती है और आकर अपनी सास को बताती है। क्या बताऊं मम्मी जी, सुरेखा आंटी तो चौक में बैठकर बर्तन मांज रही है और उनकी बहू आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही है, चाय। पहले तो बड़ी बातें बना रही थी, मेरी बहू से कोई झगड़ा नहीं हुआ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे आई बड़ी मुझे सीख देने वाली। आशा जी ने शर्मा जी की बेटी के बारे में ये खबर पूरे मोहल्ले में फैला दी कि उनकी बेटी किसी लड़की के साथ भागने वाली है। और जब ये बात शर्मा जी के कानों तक पहुंची तो वो नाराज होकर आशा जी के पास आए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप हमारी पड़ोसन होते हुए भी हमारे बारे में इस तरह की बातें करती हैं। अरे भाई साहब, ये तो अच्छी बात है ना कि आपको पता चल गया। अगर आपकी लड़की कल को किसी के साथ भाग जाती तो क्या करते? बहन जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बेटे कहीं भाग कर नहीं जा रही थी। हैं? अरे हमने खुद अपने कानों से सुना, कल किसी से कह रही थी बस एक दिन का इंतजार और उसके बाद बस तुम और मैं। अब आप ही बताइए इन सब बातों का क्या मतलब है? मेरी बेटी की नौकरी लग गई है और वो अपनी कंपनी में किसी से बातें कर रही थी कि उसे कल ही ज्वाइन करने जाना है दिल्ली, इसलिए कह रही थी कि एक दिन का इंतजार और। आप लोग बिना न जाने क्या क्या सुनते हैं और क्या क्या मतलब निकालते हैं, आगे से ध्यान रखिएगा। शर्मा जी के जाने के बाद लाजवंती बहू, अरे जरा ध्यान से देखा करो ना आजू बाजू के घरों में क्या चल रहा है। शर्मा जी मुझे कितना भला बुरा सुना कर गए हैं। अब मम्मी जी मैं क्या करूं, जो मुझे सुनाई दिया वो मैंने आपको बता दिया और मैं तो हमेशा वही करती हूँ ना। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें ना बनाओ, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। मम्मी जी हम काम करते हैं ना, हम इस तरह दूसरों के घर में झांकना बंद कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी लंबी गर्दन को देखकर ही तो अपने बेटे की शादी तुमसे करवाई है, अब भला उसका फायदा भी ना उठाऊं। अगले दिन सुरेखा फिर से आशा जी को मिल गई। आशा जी ने उसे कहा, क्या बात है, आप तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिर चौक में बैठकर बर्तन क्यों घिस रही थी? मैं जानती हूँ आप अपनी बहू की लंबी गर्दन का खूब फायदा उठा रही हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी बहू पेट से है और इसलिए मैं सारा काम करती हूँ, अपनी बहू का ख्याल रखती हूँ। आपकी तरह उसे यहाँ वहाँ दूसरों के घरों में झांकने के काम पर नहीं लगाती। आशा जी गुस्से में घर आ गई। आशा जी के बार बार कहने पर उनकी बहू लाजवंती मोहल्ले के घरों में खिड़कियों से झांक झांक कर देख कर चुगली किया करती थी और धीरे धीरे उसे इस चीज की आदत पड़ गई। एक दिन आशा जी जब अपने कमरे में बैठकर अपने गहने देख रही थी तो लाजवंती ने उनके कमरे में झांक कर देख लिया और फिर अपने आप से कहने लगी, अरे वाह, मम्मी जी के पास तो इतने सारे गहने हैं, इन्होंने तो मुझे कभी दिखाए ही नहीं। मुझसे सारे मोहल्ले की चुगली करवा लेती है लेकिन बदले में मुझे कुछ देती भी नहीं। आने दो इन्हें बाहर, अच्छी तरह से बात करती हूँ। आशा जी जब कमरे से बाहर आती हैं, अरे बहू जरा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय तो बना कर ले आओ। वैसे मम्मी जी मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि अपने लिए एक सोने का हार बनवा लेती हूँ। वो क्या है ना, मेरी गर्दन इतनी लंबी है तो हार भी थोड़ा बड़ा ही बनेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, जाओ जाकर अपने पति से कहो कि वो तुम्हारे लिए हार बनवा दे। वैसे मम्मी जी आपके पास कोई हार हो तो वही मुझे पहनने के लिए दे दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो गहने है ही नहीं, सारे गहने अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिए मैंने, सब जाकर बेच दिए, तब जाकर बड़ी मुश्किल से ये घर बना है बहू।
लेकिन मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले आप अपने कमरे में इतने सारे गहने देख रही थी, फिर वो किसके हैं? हैं? क्या बहू, अब तू मेरे ही कमरे में झांक कर देखने लगी? अरे ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन मम्मी जी, आप ही को तो मजा आता है ना इन सब कामों में। आपने ही तो मुझे दूसरे लोगों के घरों में झांक कर देखना सिखाया है। अरे वो अलग बात है, लेकिन ये सब तुम मुझ पर तो लागू नहीं कर सकती। देखिए मम्मी जी, अगर आपने मुझे वो सोने का बड़ा वाला हार नहीं दिया तो मैं सारे मोहल्ले में आपकी पोल खोल दूंगी। बहू, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। अब या तो सीधा सीधा आप मुझे वो बड़ा वाला हार दे दीजिए, नहीं तो फिर आप जानती है ना मैं अपनी लंबी गर्दन के चलते क्या क्या कर सकती हूँ। अरे मुझे नहीं पता था कि मेरी आदत एक दिन मुझ पर ही भारी पड़ जाएगी। आज के बाद मैं तुम्हें कभी किसी की चुगली करने के लिए नहीं कहूंगी। तुम्हारी लंबी गर्दन तुम्हें ही मुबारक हो। आज के बाद मुझे तुमसे किसी के घर में देखने के लिए नहीं कहना। अरे भगवान बचाए बहू की लंबी गर्दन से।